हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला सुनने में बड़ा अजीब लगता है। अब इतने बड़े होके क्या हम वर्णमाला पढ़ेंगे? वर्णमाला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ विडंबना क्या होती है कि वर्णमाला जो हमें बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा दी जाती है, वो हमें जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता है वैसे वैसे हम वर्णों की पहचान, शब्दों की पहचान तो करने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वर्णमाला का क्रम। हमें वर्णमाला याद नहीं रहती है। हालांकि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वर्णमाला रटी हुई है, और जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनको तो खैर रटी जाती है, लेकिन जिनका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है वो अक्सर वर्णमाला भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वर्णमाला बिल्कुल अलग तरीके से पूछी जाती है, जो हमें बचपन में तो नहीं पढ़ाई जाती। ठीक, तो शुरू करते हैं वर्णमाला। हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला से पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण क्या है। तो किसी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसे खंडित न किया जा सके, वर्ण या ध्वनि कहलाती है। यानी कि किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, लघुत्तम का अर्थ हो गया सबसे छोटी इकाई, जिसे और छोटा ना किया जा सके, यानी जिसे खंडित ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या ध्वनि। लघुत्तम का अर्थ है सबसे छोटी, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब तो लगभग सभी को पता है। ठीक, अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम, या हम ये कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे हम भूल जाते हैं वर्णों का क्रम। तो जैसे हम बड़े हो गए, हमें वर्णों के सारे वर्ण पहचान में हैं, हमारे सारे वर्णों का उच्चारण याद है हमें, हम हर वर्ण को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उनका क्रम हम भूल जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है हमें वर्णमाला याद नहीं है, क्योंकि वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों का व्यवस्थित क्रम या वर्णों का क्रमबद्ध समूह। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है ये सीटेट में कभी नहीं पूछा जाता। सीटेट में अभी तक इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसके अलावा सीटेट के अलावा आपके यूपीएसआई की परीक्षा में, एमपी टेट में, यूपी टेट में, पुलिस में, इसके अलावा और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है, जिनमें हिंदी के प्रश्न आते हैं, उन सब में वर्णमाला के क्वेश्चन आते हैं। कुछ ही एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें वर्णमाला के क्वेश्चन नहीं आते, जैसे सीटेट में एक भी नहीं आएगा। ठीक, उसके अलावा आपको ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में मदद करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो संधि का टॉपिक हर एग्ज़ाम में आता है उसमें इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, तो वर्ण ये होगी वर्णमाला की परिभाषा और वर्ण की परिभाषा। पहली परिभाषा हमने वर्ण की दी है, दूसरी वर्णमाला की दी है। अब बात आती है हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो हम अपने हिंदी वर्णमाला के वर्णों को अलग अलग आधार पर बांटेंगे। वैसे अगर हमसे केवल इतना पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं,
तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है। अब बात आती है कैसे कैसे हैं ये। तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। बावन वर्ण हैं जिनमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 25 व्यंजन हैं, 25 नहीं 33 व्यंजन, क्योंकि फिर बाद में डिवाइड करेंगे। 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं और 2 द्विगुण हैं। 11 स्वर, 11 स्वर कौन से हैं? अ से लेकर आओ तक, आ ई उ ए ऐ ओ औ। 2 अयोगवाह कौन से? बीच में री बोलो मैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। 2 अयोगवाह हैं हमारे अंग और अह। 33 व्यंजन हैं हमारे क से लेकर ह तक। 4 संयुक्ताक्षर हैं हमारे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। 2 द्विगुण हैं हमारे ड़ और ढ़। ठीक। हम कितने वर्ण लिखते हैं वर्णमाला में? 52 वर्ण। 52 वर्ण हम कैसे लिखते हैं? 11 स्वर, 2 अयोग, 11 2 13, 13 और 33 46, 46 और 4 50 और 2 52। ठीक। इसके बाद आते हैं, अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो उच्चारण के आधार पर हमारे बैठते हैं 44 वर्ण, जिसमें हम 11 स्वर लेते हैं जो हमारे अ से लेकर औ तक हैं और 33 व्यंजन लेते हैं जो हमारे क से लेकर ह तक हैं। ठीक। क्योंकि बाकी के व्यंजनों का उच्चारण, बाकी के वर्णों का उच्चारण बिल्कुल अलग हो जाता है, वो किसी न किसी से मिलकर बनते हैं। हमने अयोगवा क्यों नहीं लिए? क्योंकि अयोगवा ना पूरी तरह से स्वर होते हैं, ना पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। द्विगुण क्यों नहीं लिए? द्विगुण ड़ और ड से, ड और ड से मिलते हैं, मिलकर बनते हैं, दूसरा गुण उत्पन्न होता है उसमें, इसलिए वो द्विगुण कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए भी वो भी नहीं लिए। तो हमने उच्चारण के आधार पर लिए हमने प्योर वर्ण, और जो शुद्ध वर्ण होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 44 वर्ण। और लेखन हम के आधार पर कितने हैं? हम लिखते कितने हैं? 52 वर्ण। ठीक। तो लेखन के आधार पर हमारे 52 ये होते हैं और उच्चारण के आधार पर हमारे 44 वो होते हैं। ओके, समझ में आ गया इतना? अब बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक। तो जैसा आप जानते हैं कि मेनली मुख्य रूप से वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन, है ना। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन में से सबसे पहला भाग आता है हमारा स्वर। तो हम यहाँ पर स्वर को लेते हैं पहले। स्वर यानी कि वॉवेल्स, इंग्लिश में हम इन्हें वॉवेल्स बोलते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं?
स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो वर्ण हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनमें किसी और की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से यानी कि खुद पर डिपेंड होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक। स्वर कितने होते हैं? 11। 11 कौन से? अभी अभी हमने लिखे 2-3 जगह 11 स्वर। अ, आ, ई, उ, हम इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे। रे, आ, ई, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये हैं हमारे 11 स्वर। अब हमारे आगे प्रश्न आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं, या मात्रा के आधार पर। ठीक, 3 प्रकार होते हैं इसके। किसके आधार पर? उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर, और तीसरा आता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, यानी लघु। ठीक, तो हमने ह्रस्व में लिया छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये हमने 4 ले लिए यहाँ पे। अब बात आती है, जब हम छोटा छोटे ले रहे हैं तो हमने छोटी ई और छोटा उ क्यों नहीं लिए? तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझेंगे इसको। हम दीर्घ में आते हैं। पहले दीर्घ में हम लेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक, अब हमारे आगे समस्या क्या आई कि हमने अभी अभी पढ़ा कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या लघु। तो फिर हमने केवल छोटा, छोटी, छोटा ऊ क्यों लिए यहाँ पर? छोटी ए, छोटा ओ क्यों नहीं लिए? यानी कि ये दोनों क्यों नहीं उठाए? तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिस लेवल पर आकर हम लोग पढ़ रहे हैं, उस जगह पर हम छोटा बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये केवल छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम बोल देते हैं छोटा बड़ा। अदरवाइज़ छोटा या बड़ा, कोई भी वर्ण छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो हम इस तरह से अगर प्रयोग करते हैं कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा सही तरीका जो होगा वो होगा अ, ई, उ, रे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो सबसे पहले तो दिमाग में से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि छोटा या बड़ा कोई अक्षर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, फिर से वहीं आए हम। माइंड में तो अभी भी वही चल रहा है हमारे कि यहाँ पर हमने ए और ओ को क्यों नहीं लिया। तो बेटा हमने उच्चारण और मात्रा लिखा हुआ है ऊपर। हम उच्चारण के या मात्रा के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताऊँ मात्रा का अर्थ क्या होता है। हमारी नज़र में मात्रा का अर्थ केवल इतना होता है जितना हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ए की मात्रा लगाई, ऐ की लगाई, ओ की लगाई, औ की लगाई, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है एक मात्रा और 2 मात्रा। लेकिन एक बात बताइए, जब हम ई की लगाते हैं और ई की लगाते हैं, ऊ की लगाते हैं और ऊ की, ये तो एक ही एक मात्रा है, एक ही एक मात्रा है। तो फिर यहाँ पर हमने अलग अलग डिवाइड क्यों किया? तो मैं आपको बताऊँ, मात्रा केवल इसे नहीं कहते जो ये हम लगा रहे हैं।
ये तो स्वरों के संकेत चिन्ह होते हैं। स्वरों का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, एक करते हैं इन्हें मूल रूप में और एक करते हैं चिन्ह के रूप में। तो जो चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं तब हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं, मूल रूप में करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं जो ये सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो मात्रा शब्द है ये, इसका अर्थ होता है, कहाँ लिखा, वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। और उच्चारण किसका हो रहा है? स्वर का। अगर हम कि और की ये दोनों अक्षर बोल रहे हैं तो जो समय एक में कम लग रहा है एक में ज़्यादा लग रहा है, वो क में लग रहा है या ई में? वो ई में लग रहा है कि क तो एक ही है, लेकिन जब हमने बोला का तो जो समय बढ़ा वो आ की वजह से बढ़ा। ठीक, तो वर्णों के उच्चारण में यानी कि स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है, जो उच्चारण काल इनका होता है, उसे हम कहते हैं मात्रा। और उसके आधार पर ही हमने ये बांटे हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है एक मात्रिक, यानी कि जिनमें कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं एक मात्रिक। और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम कहते हैं द्विमात्रिक। तो आप देखिए, इनके उच्चारण में कम समय लगता है जो हमने ऊपर लिखे हैं चारों, अ, इ, उ, रे। और इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है जो हमने नीचे लिखे हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो अधिक समय लगने के कारण ये द्विमात्रिक हैं और कम समय लगने के कारण ये एक मात्रिक हैं। ठीक, इन पर हमेशा एक मात्रा आएगी। कौन सी वाली मात्रा? जो छंदों में लगाई जाती है। ठीक, और इन पर हमेशा दो मात्राएं आती हैं। अब बचे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हमारे इसमें प्रयोग नहीं होते, इन 11 स्वरों में वो कहीं नहीं है। प्लुत स्वर थोड़ा से अलग होते हैं। प्लुत स्वर होता है ये, इनका प्रयोग प्लुत स्वरों का हिंदी में लगभग बंद है, संस्कृत में इनका प्रयोग अभी भी होता है। इसे हम कहते हैं अर्धमात्रिक। इसके अलावा एक प्लुत और होता है ये, इसे हम कहते हैं त्रिमात्रिक। यानी कि जिस अक्षर के आगे ये लगा होगा इसे हम आधा अ पढ़ते हैं इसीलिए, और जिस अक्षर के आगे ये लगा होगा उसकी मात्रा 3 गिनी जाएंगी। और ये अभी तक एक ही अक्षर में लगता है ओम। जब हम ओम लिखते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं और इसीलिए ओम में हम 3 मात्राएं लगाते हैं। ये 3 मात्राएं गिनी जाती हैं इसकी। किसकी? ये अकेले 3 मात्राएं, 2 मात्राएं हो गई, हो गई 5 मात्राएं। ठीक है, तो ये 3 में गिना जाएगा। 3 इकाई भी है हिंदी की। तो ये हो गए हमारे स्वर किसके आधार पर? मात्रा के या उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम किस आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर कैसे हमने बांटे हैं? इनमें लगने वाले, इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। क्यों? क्योंकि वर्णों के उच्चारण काल को ही मात्रा कहते हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3।
अग्र अग्रस्वर, जिनमें हमारी जिह्वा का आगे का भाग क्रियाशील रहता है। मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र, मध्य, पश्च। ठीक, तो पहले बात करते हैं अग्र स्वर की। अग्र स्वर में आते हैं आपके ए, ई, ए, आय। ई, ए, आय, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर, क्योंकि इनमें हमारी जिह्वा का आगे का भाग क्रियाशील रहता है। मध्य स्वर हमारा केवल एक होता है, अ। ठीक, और पश्च स्वर में आते हैं हमारे आ, उ, ओ और आओ। ये हैं हमारे क्या? पश्च स्वर। इनमें से इसका प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, यूपी टेट में आया था। प्रश्न था विव्रत, अभी मैंने बताया नहीं है इसलिए मैं अभी इसके ऑप्शन नहीं लिखूंगी। तो ये है हमारे किसके आधार पर? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिनमें हमारे जीभ का आय का भाग क्रियान्वयन करता है वो हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं, जिनमें मध्य का भाग वो मध्य कहलाते हैं, और जिनमें पश्च का पीछे का भाग वो पश्च कहलाते हैं। अग्र केवल 4 होते हैं, ई, ए, आय। मध्य केवल 1 होता है, अ, और पश्च हमारे 5 होते हैं, आ, उ, ओ, औ। अगला आधार हमारा आता है मुख की स्थिति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत और अर्धविव्रत। ये 4 प्रकार होते हैं हमारे किसके आधार पर? मुख की स्थिति के आधार पर। तो संवृत में आते हैं हमारे 4, ई, उ। ठीक, संवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। अर्धसंवृत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ। विव्रत का अर्थ होता है सॉरी उल्टा बोल गया। संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। अर्धसंवृत का अर्थ होता है आधा ढका हुआ। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, और अर्धविव्रत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ। ठीक, तो जिनमें हमारा मुंह ढका हुआ यानी कि होठ हमारे बंद रहते हैं वो हमारे कहलाते हैं संवृत। जिनमें हमारे होठ आधे ढके रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे अर्धसंवृत। जिनमें हमारा मुंह पूरा खुलता है वो कहलाता है विव्रत। और जिनमें हमारा मुंह आधा खुला होता है वो कहलाते हैं हमारे अर्धविव्रत। ये इस तरह से हमारे 4 प्रकार के होते हैं। संवृत, जिनमें हमारा मुंह ढका रहता है, ई, उ। जिनमें आधा ढका रहता है, ए, ओ। जिनमें पूरा खुलता है, आ। जिनमें आधा खुलता है, अ, ऐ, औ। अब इसके ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया था
इनमें से पश्च विवृत स्वर कौन सा है। अब ये देखिए, अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा अग्र है यहाँ पर, और यहाँ पर अर्ध संवृत है, तो उसमें तो ये आएगा ही नहीं, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। फिर बात आती है ओ की, नीचे से लेते हैं तो ओ अगर हम देखें तो यहाँ पर अर्ध संवृत है लेकिन पश्च है, पश्च तो है लेकिन अर्ध संवृत है, पश्च और ये अर्ध संवृत। ये हमारा अग्र है और अर्ध संवृत है। ई हमारी अग्र भी है और संवृत भी है, तो ये भी नहीं आएगी। लेकिन आ हमारा पश्च भी है और विवृत भी है। तो कई बार ऐसा भी होता है, एग्जामिनर हमसे दो अलग कैटेगरी मिक्स करके भी पूछ सकता है, इसलिए हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी याद होंगी उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। कई बार क्या होता है, हम केवल ह्रस्व दीर्घ और प्लुत याद कर लेते हैं, हम सोचते हैं वर्णमाला में स्वरों का काम हो गया, या हम ज़्यादा दिमाग लगाया तो ये अग्र पश्च मध्य याद कर लिए, बस हो गया। अगर आपको अग्र मध्य पश्च पूरे याद हैं लेकिन आपको ये नीचे वाले याद नहीं है, मुख वाले याद नहीं है, समृत विवृत याद नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप सीधी सी बात है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि पश्च की अगर मैं बात करूँ तो आपने ए पश्च याद कर रखे थे, लेकिन पश्च तो आ भी था, पश्च ओ भी था, तो यहाँ पर आपको विवृत भी याद होना चाहिए। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी आएगी हमारी ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपके पहले आते हैं अवृतमुखी और दूसरे आते हैं वृत्तमुखी। अवृतमुखी और वृत्तमुखी ये दो प्रकार हैं, तो पहले हम इनके अंदर लिख लेते हैं। अवृतमुखी में है अ, आ, ई, ए, ऐ। और वृत्तमुखी में है आपके उ, ओ, आओ। वृत्त, वृत्त का अर्थ क्या होता है? सर्कल। ये आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ये तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। वृत्त का अर्थ होता है सर्कल, गोला। तो सीधी सी बात है, होठों की स्थिति की बात हो रही है, ओष्ठ आया है यहाँ पर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ यानी हमारे होठ वृत्त बना देते हैं वो हमारे वृत्तमुखी हो गए। तो हमारे होठ वृत्त किस में बनाते हैं? उ, ओ, आओ। ठीक, और जिनमें हमारे होठ वृत्त नहीं बनाते यानी गोल नहीं होते वो हमारे क्या कहलाते हैं? अवृतमुखी। भाई सीधी सी बात है, अगर उ बोलना होगा तो हमारे होठों को गोल होना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन जब हमारे होठ गोल नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अवृतमुखी। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ, इनमें होठ गोल नहीं होते, लेकिन उ, ओ, आओ इनमें होठ गोल होते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? वृत्तमुखी। ठीक, तो ये मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई स्वरों की। पहली मात्रा या उच्चारण के आधार पर, दूसरी जिह्वा के प्रयोग के आधार पर,
तीसरी मुख की स्थिति के आधार पर और चौथी होठों की स्थिति के आधार पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वरों को लेकर। ये जो मैंने आपको 11 स्वर लिखाए, इनमें से अ, आ, ई, उ और रे कौन से स्वर होते हैं? समान स्वर। और ए, ऐ, ओ, औ क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। बेटा इनमें से जो आ, ई, उ, री हैं वो समान स्वर कहलाते हैं और ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है ये समान स्वर क्यों कहलाते हैं और ये संयुक्त क्यों कहलाते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम दो अ मिलाते हैं बड़ा अ बन जाता है, दो ई मिलाते हैं बड़ी बनती है, दो ऊ मिलाते हैं बड़ा ऊ बनता है, और संस्कृत में अगर दो री मिलाएं तो री भी बनता है। ठीक, लेकिन ये 4 स्वर ऐसे हैं जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के मिलाने से बनते हैं। जैसे अगर हम एक अ और में ई मिलाते हैं तो ए बनता है, अ में ए मिलाते हैं तो अय बनता है, अ में ऊ मिलाते हैं तो ओ बनता है, और अ में ओ मिलाते हैं तो औ बनता है। यानी कि ये चारों स्वर हमारे दो अलग अलग तरह के स्वरों को मिलाकर बनते हैं, दो भिन्न भिन्न स्वरों को मिलाकर बनते हैं, और इसी कारण ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त का अर्थ तो एकत्रित हो गया ना, इकट्ठा करना, जोड़ देना, मिला देना। ठीक, तो इसी कारण ये हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न स्वरों को मिलाकर बनते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी स्वरों की बात। अब जब हम स्वर लिखते हैं अपनी वर्णमाला में तो हम आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ के बाद अंग और अह लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार अंग और अह को और समझ लेते हैं। मैंने अभी अभी अंग और अह को बताया था अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण होते हैं। इन्हें अयोगवाह वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी के योग से प्रभावित नहीं होते। असल में ये न स्वर हैं और न व्यंजन। ये न पूरी तरह से स्वर हैं और न पूरी तरह से ये व्यंजन हैं, किंतु दोनों के ही साथ प्रयोग होते हैं। ये क्या है बेटा? ये न पूरी तरह से स्वर है, न पूरी तरह से व्यंजन है, लेकिन दोनों के साथ प्रयोग होते हैं। कैसे बेटा? एक बात बताओ, अगर मैं क पर ई की मात्रा लगा दूं तो शब्द बनता है की, लेकिन अब मैं इस पर ई की मात्रा के साथ की बन गया है ना, लेकिन अब मैं इसमें ऊ की मात्रा लगाऊं तो क्या लग जाएगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। एक व्यंजन पर एक ही स्वर लग सकता है ना, एक व्यंजन पर एक ही स्वर लग सकता है। अब इस पर मैं चाहूँ कि कोई एक स्वर और चढ़ा दूँ तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर मैं इस पर अंग चढ़ाऊँगी
तो ये बड़े आराम से लग जाएगी और शब्द बन जाएगा किम। ठीक उसी तरह से अगर मैं केवल ई उठा लूँ और मैं ई में ऊ जोड़ूँ तो क्या मेरा स्वर तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। एक स्वर पर मैं दूसरे स्वर की मात्रा लगा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकती। लेकिन इसमें मैं अगर अंग जोड़ूँ तो ज़रूर बन जाएगा। यानी कि जो अयोगवाह है वो हर स्वर के साथ लग सकते हैं, हर व्यंजन के साथ लग सकते हैं। ये न पूरी तरह से स्वर होते हैं और न पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, लेकिन दोनों के ही साथ समान रूप से प्रयोग हो जाते हैं। इनमें से क्या होता है बेटा? इनमें से अंग को कहा जाता है अनुस्वार और इसका चिन्ह होता है ये, और ह को कहा जाता है विसर्ग और इसका चिन्ह होता है ये दो बिंदियाँ। अब इन दोनों के अतिरिक्त कहीं पर किसी बुक में एक अयोगवाह और मान लिया जाता है, जो है ये। इसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु और इसका चिन्ह है ये। चंद्र बिंदु भी अयोगवाह माना जाता है, लेकिन ये केवल एक ही कंडीशन में होगा जब ऑप्शन में 2 नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग वर्णमाला में अभी शुरू नहीं हुआ है। हम जब वर्णमाला लिखते हैं तो चंद्र बिंदु को नहीं लिखते हैं, हम अंग और अह को तो लिखते हैं, पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग वर्णमाला को लिखने में नहीं करते हैं और न ही ये वर्णमाला में गिना जाता है। अगर ये गिना जाएगा तो वर्णमाला में 53 अक्षर हो जाएंगे। जो अभी 52 वर्ण हमने लिखे थे वो 53 हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो इसलिए इसको मैंने अलग से लिखा है। लेकिन यह सत्य है कि जिस तरह से ये दोनों अयोगवाह हैं और ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ बराबर रूप से प्रयोग होते हैं, उसी प्रकार ये भी अयोगवाह है और ये भी स्वर और व्यंजन के साथ समान रूप से ही प्रयोग होता है। यह बिल्कुल सत्य है, ठीक है। लेकिन इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा हुआ है। किसी किताब में ये गिन लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये भी सत्य है कि ये वर्णमाला में सम्मिलित नहीं है, ठीक। तो इसके साथ हमारा स्वर का टॉपिक समाप्त होता है। हमारे स्वर कंप्लीट हो गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। और अगर कोई समस्या है, अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं, कहीं पर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ पा रही है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उसका आंसर आपको डेफिनेटली देंगे, ठीक। तो जब तक इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा? हमारी वर्णमाला का ही दूसरा भाग होगा, व्यंजन, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।